ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव दिखाई पड़ रहा है और सियासत भी लगातार इस पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक है नेता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिहाज से बात की जाए तो नंबर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और अभी नहीं, शुरुआत से ही ये पता था कि ये नंबर नहीं है, उसके बावजूद आप लोग लगातार दावे कर रहे हैं, कांग्रेस दावे कर रही है जीत को लेकर। देखिए, एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी कविताओं में अपनी बातें कहा करते थे कि मैं हार से बिल्कुल भयभीत नहीं हूं और मेरा काम संघर्ष करना है जी। तो इसी तर्ज पर आज हमारी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। हार जीत एक अलग बात है, जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि किसी भी तानाशाही को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिशाप माना गया है। कभी हमारे संविधान पर वो तानाशाही उसकी परछाई इस पर ना दिखाई दे, इसलिए हमारे गठबंधन सहयोगियों द्वारा मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत जो उम्मीदवार उतारा गया है वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीता तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम माननीय उपराष्ट्रपति जी किया जाए। लेकिन अच्छी बात विजय जी ये लगी कि आपने वाजपेयी जी की कविता को उदाहरण दिया, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती कम से कम होनी चाहिए, इतनी गुंजाइश बनी रहे कि कुछ बेहतर कहीं अगर दूसरे खेमे से दिखाई पड़ता है तो वो भी शामिल होता रहे। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि नंबर गेम में तो स्थिति साफ दिखाई पड़ती है लेकिन विप जैसी स्थिति होती नहीं है, तो ऐसे में अपने विवेक से तमाम जो सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं। 2 दिन की आप लोगों की कार्यशाला में आप लोगों ने अपने पूरी व्यवस्था तय कर ली है, कहीं कोई गलती कमी खामी कोई अप्रत्याशित नतीजा तो नहीं देगा? देखिए, ये कार्यशाला केवल उसी लिए नहीं है, कार्यशाला में एक महत्वपूर्ण मुद्दे भी थे कि जनता के लिए हम किन विषयों पे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी का अभी आखिरी का भाषण आप सुनेंगे तो उन्होंने फोकस इसी पे किया कि जीएसटी से जो आम लोगों को फायदा हो रहा है, जीएसटी से जो व्यापारियों को फायदा हो रहा है, उसके ऊपर से पार्टी के एमपीज वहां जाए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो हम जीतने वाइस प्रेसिडेंट का रहे, वो तो क्लियर नंबर्स से पता चल रहा है, लेकिन हमें यह भी बात बतानी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके अंदर आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंस है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, हमारे राधा कृष्णन जी के पास, उनका 16 साल की उम्र से वो राजनीति में ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे, अलग अलग पदों पे, पॉलिटिकल गवर्नर के और अलग अलग पदों पे रहे, एमपी भी 2 बार रहे। और दूसरी तरफ जो रेड्डी साहब हैं जो यूपीए के और उनके इंडिया अलायंस के जो है कैंडिडेट, उनके अगर इतिहास को देखें तो जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, जहां पे वो जुडिशरी में काम किया था, वहां के इतने एग्जाम्पल हैं। जैसे नक्सल, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अगर सलवा जुदम को इनका यह जो इन्होंने फैसला दिया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, जो सरकार का जो इनिशिएटिव था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। गोपाल जी, लेकिन वो ये तर्क ये दे रहे हैं कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो एक जज का फैसला नहीं होता, और अगर इस पे मुखालफत थी या कोई विरोध था तो इसके बारे में कोर्ट जाना चाहिए था। वो ये तर्क दे रहे हैं जिसको आप बात कर रहे हैं सलवा जुडम को लेकर। नहीं, देखिए, जुडिशियल फैसले की बात नहीं है, उनकी सोच के ऊपर बात है। बात यह है कि उन्होंने जो फैसला दिया उससे नक्सलवाद को खत्म करने का जो उस समय की सरकार का बहुत बड़ा फैसला था, वह उसको खत्म करके, नष्ट करके, उसके बाद हजारों नक्सलवादी लोगों ने वहां के ट्राइबल लोगों को मारा उनके फैसले से। और किसके कहने पे? वो सुंदर, जो नलिनी सुंदर, जो कि अर्बन नक्सल के रूप से बिल्कुल क्लियर कट उनके विचारधारा है, जो पूरी तरह से नक्सलवाद को समर्थन देने वाले विचारधारा, उनके उस पे किया। तो यह बात चर्चा में आएगी, लीगल पॉइंट अलग बात है, बट उनकी आइडियोलॉजिकल, ठीक है, आइडियोलॉजी पे बीजेपी और एनडीए नेता सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे मौजूद हैं। विजय जी, कल का चुनाव उपराष्ट्रपति पद को लेकर उसके आने वाले नतीजे क्या वो संभावित होंगे या कुछ उसमें अप्रत्याशित दिखाई पड़ेगा? क्योंकि इसमें विप नहीं होती और ऐसे में अपने आप में एक स्वविवेक से सदस्यों के पास में मताधिकार का एक गुंजाइश होती है। बिल्कुल आरेंद्र जी, अप्रत्याशित यही हो सकता है उसमें कि कितने जो लोग हैं
वो स्वयं विवेक को लेकर किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दे। जी, जो लग रहा है मुझे, ये चुनाव लग रहा है कि कौन सा घर बचेगा कौन सा घर टूटेगा, इसका चुनाव है। घर बचने का मतलब एनडीए का घर बचेगा या इंडिया गठबंधन जो है उसका घर बचेगा, विपक्ष का घर बचेगा, या घर किसका टूटेगा। बहुत संभावना लग रही है कि जो वोट एनडीए के पास है वो तो वोट मिलने ही वाले हैं, उसमें मुझे बहुत संभावना कम लग रही है। इसको आप प्रोसेस को देखिए कि जैसे ही इलेक्शन कैंडिडेट अनाउंस किया एनडीए ने, तो राजनाथ सिंह जी जो बड़े मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने सोनिया जी से लेकर स्टालिन तक सबसे बात की, आउटरीच की। चुनाव का मतलब ये होता है कि आपकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं ना जुड़े हो, आप वहां पर पहुंचे। जी, आज बहुत सारे कैंडिडेट एमपीज हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी बीजेपी के लीडर्स ने मुलाकात किया, आउटरीच किया है। वो कितने लोगों का वोट बदल पाते हैं, कितने लोगों का मन बदल पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। चुनाव जीतने में तो मतलब इलेक्शन है तो इसलिए नहीं कहा जा सकता, बाकी 99% चांसेज है कि राधाकृष्णन साहब जीते, और वो एनडीए के वोटों से कितने ज्यादा वोट हासिल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो आपने विचारधारा की बात की, तो बीजेपी ने नक्सल को लेकर सुदर्शन रेड्डी साहब पर सवाल खड़ा किया, लेकिन क्या कौशिक साहब ने या विपक्ष ने राधाकृष्णन साहब पर क्यों नहीं वोट देना चाहिए, इस पर कोई कैंपेन चलाया है? मुझे याद नहीं आ रहा। राधाकृष्णन साहब जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उन्हें क्यों नहीं वोट देना चाहिए? इलेक्शन तो यही होता है ना, या तो हमारे कैंडिडेट को वोट दें, क्या कारण है, और दूसरे कैंडिडेट को वोट क्यों ना दें। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि विपक्ष ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया हो जिसमें बताया जाए कि राधाकृष्णन साहब को, उम्मीदवार को, वोट नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको भी देखना चाहिए कि वो चुनावों में आपको असर डाल सकती है। और एनडीए के साथ जो दूसरे दल है, और जो दल एनडीए या यूपीए के साथ नहीं है, उनमें से कितने वोट मिलते हैं, तो ये केवल कितने वोट ज्यादा ले सकते हैं राधाकृष्णन साहब, इसका चुनाव मुझे दिखाई देता है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल ये है कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, वो एक लेख लिखते हैं और किस प्रकार से तमाम बातों का जिक्र करते हैं। बीजेपी उस पर लगातार हमलावर है, कहती कि साहब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अगर एक कन्विक्टेड व्यक्ति से मिल रहा है तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार की विचारधारा और किस प्रकार की वो सोच रखते हैं, तब जबकि उनका खुद का अपना एक वोट नहीं है। तो वो कई सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रहे हैं। कल चुनाव है, उससे पहले आज बीजेपी ने उनके ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं। विजय कौशिक जी, माननीय मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जेल के बाहर क्या लिखा होता है। जेल कोई सजा का स्थान नहीं है, बल्कि उसके ऊपर लिखा होता है सुधार गृह, और जिसमें भेजकर किसी को सरकार ने बाहर भेज रखा हो तो उसको कैसे अपराधी माना जा सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यायालय ने किसी को दोषी करार दिया है इसलिए माना जाता है, और सजा याफ्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंदी सुधार गृह होता है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराया गया, यानी उसने वो कृत्य कुकृत्य या जो भी जिसका उनके ऊपर दोष है वो उन्होंने किया, बात वो होती है। गोपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, हाँ जल्दी से विजय जी। हाँ, मान लीजिए लालू यादव सुधार गृह के बाहर हैं जी, तो आप उन्हें सुधरा हुआ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सर कैसे वो दोषी हैं? सर दोषी हैं, आप देखिए उनकी वकालत कर रहे हैं और उनके वकीलों ने उनको सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की उनके बारे में, और उसके बाद वो दोषी करार हुए हैं। उन्होंने जो घोटाला किया उसको लेकर वो दोषी करार है। विजय जी, अब आप सुनिए ना जी, जो उन्होंने देखो यही तो एक्सपोज हो रहे हैं, सजा काट रहे हैं ना, उसकी वो सजा काट रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं, वो ये तो कह नहीं रहे कि भी लालू यादव की सजा माफ करो, या हमारे जो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भी अगर लालू यादव दोषी हैं तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, माफ हो जानी चाहिए जी। भाई हो सकता है कि वो, सर बात पब्लिक परसेप्शन की है कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी छवि कैसे बन रही है, तो छवि पे सवाल हुआ है, बात ये हो रही है। देखिए सुनिए, पब्लिक परसेप्शन एक अलग चीज है, देश का संविधान एक अलग चीज है। देश का संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने गलती की है और उसकी सजा भुगत ली है या भोग रहा है तो वो समाज से दया का हकदार है, वो समाज की उसी मुख्यधारा में जुड़ने का हकदार है जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इन सब चीजों को समझते हुए लालू यादव से मानवीय आधार पर मिल रहे हैं जी, तो मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं। ठीक है, कल को गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और हर व्यक्ति को सुधरने की गुंजाइश होती है, इसीलिए बंदी सुधार गृह लिखा होता है। ठीक है विजय कौशिक जी, आपका पॉइंट आ गया। गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो प्रत्याशी के तौर पर लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग बेवजह सवाल खड़ा कर रहे हैं।
हाँ, ये यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने को लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में भी यूपीए और इंडी अलायंस को कोई परहेज नहीं है। और उनका कैंडिडेट ये तो और भी वही जिस बात को हम इनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी कह रहे हैं, सर सुदर्शन रेड्डी जी की बैंकरप्सी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ उनका कंप्लीट टॉलरेंस ही नहीं है, उनके साथ गठबंधन भी है। तो ये जो ठग बंधन की बात हम करते हैं इंडिया अलायंस का, उसी को ये उनके प्रवक्ता यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि लालू यादव क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने तो सजा भुगत ली। अरे सजा भुगत ली तो इसका मतलब उनका भ्रष्टाचार जो देश को लूटा, जनता के पैसे को लूटा, जो गरीबों के चारे को, पशुओं के चारे तक को लूट लिया, तो वह कैसे उनका खत्म हो गया, उसका गोपाल जी उनका तर्क ये है कि जब वो समर्थन जुटा रहे हैं, हाँ गोपाल जी वो कह रहे हैं कि जब वो समर्थन जुटा रहे हैं तो संविधान कहीं आड़े नहीं आता कि साहब हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो क्यों आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ, तो संविधान की बात नहीं है, हम तो आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। आप मिलिए ना, उनको गले लगाइए, उनको सर पे लेके घूमिए लालू यादव को। हम तो जनता से कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार के साथ गलबैया करके चलते हैं, ये ठगबंधन है, इनको भ्रष्टाचारियों के साथ कोई मतलब नहीं है। जो देश आ रहा हूं विजय कौशिक जी, आ रहा हूं आपके पास, विजय कौशिक जी आ रहा हूं आपके पास, पैसा चोरी करके जी और पशुओं का चारा तक खाने के साथ घोटाले करते हैं, उन लोगों के साथ इनकी गलबैया जो होती है, यह इनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है। भ्रष्टाचार के प्रति कंप्लीट जो एसिमुलेशन है भ्रष्टाचार के साथ, वही तो देखिए क्या बात है, नक्सल को सपोर्ट करना, भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना। इवन भोपाल ट्रेजेडी गैस में जो 2 साल की सजा जिनको केवल दी गई और उन विक्टिम्स 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, उन लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता ना दिखाना, यही तो बात है। हम और क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप ठीक है विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि जी जो कैंडिडेट है, ठीक है गोपाल जी, उनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है, आइडियोलॉजिकल तरीके से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि जब ये वाला मुद्दे पे तर्क वितर्क चल रहा था तो आप हंस मुस्कुरा रहे थे, तो आपकी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये कि बीजेडी और वीआरएस ने जो फैसला लिया है चुनाव से दूर रहने का, ये किस प्रकार से राह आसान करता है या किस प्रकार का एक राजनीतिक संकेत का परिचायक है? ये दोनों सवालों पे विजय जी। देखिए, एक तो नहीं मुस्कुराने की बात नहीं, मैं विजय जी के तर्क पर बात कर रहा था। एक तो इलेक्शन या पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन से चलती है, और वैसे अभी लालू जी बेल पर यहाँ हैं, उनको सुधार पूरा हुआ नहीं है। यदि सुधार समझ रहे हैं तो पूरा नहीं हुआ है। तीसरी बात है पॉलिटिकल परसेप्शन में अभी लालू जी कॉलेजियम में नहीं है, वोट कॉलेजियम में वोटर भी नहीं है। मतलब एक वोटर से मिलना अलग बात होती है, एक पार्टी के लीडर से मतलब बचा जा सकता था, क्योंकि पॉलिटिकल परसेप्शन में बीजेपी को ये मौका मिल गया कि आप एक करप्ट जो है सजा याफ्ता जो है नेता उनके साथ मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है परसेप्शन में। चुनाव तो पूरा का पूरा परसेप्शन की लड़ाई है, इसमें नंबर के हिसाब से तो वैसे ही कमजोर है विपक्ष। अब यदि आप परसेप्शन की लड़ाई भी नहीं लड़ पाते, परसेप्शन की मैंने इसीलिए पहले सवाल किया कि क्या राधाकृष्णन जी के खिलाफ आपने परसेप्शन की लड़ाई जीती? आप कहते हैं कि भाई ये गड़बड़ है, आप नंबर से तो जीतेंगे जो नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ जो बीआरएस और बीजेडी का मसला है, उसमें उनके क्या कि वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, वो एनडीए के साथ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि यदि वो कहीं भी एक तरफ फैसला करते, जो मुझे अंदर की बात पता है, वो पार्टी में टूट की या क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती। तो वो अपना घर बचाने के लिए पटनायक साहब ने ये फैसला किया कि वोट नहीं देंगे, तब तो ये घर टूटने की संभावना कम हो जाएगी ना, आशंका जी। यदि वो किसी भी तरफ फैसला करते, जो मुझे जानकारी थी कि भी वहां पर दबाव बन रहा था कि एनडीए के साथ जाना चाहिए, तो वो नहीं चाहते थे कि एनडीए के साथ जाएं, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अगर कोई भी फैसला करते तो बीजेडी में स्प्लिट होने की संभावना थी, तो वो भी घर बचाने की एक एक्सरसाइज है जिसे इक्वी डिस्टेंस का नाम दिया गया। और परसेप्शन की लड़ाई में कौशिक जी को चाहिए था कि वो कम से कम परसेप्शन की लड़ाई तो जीते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जी, और विजय त्रिवेदी आप जो बात कर रहे हैं ना घर बचाने को लेकर या किसका रहेगा, ये भी अपने आप में कल आंकड़ों के और नतीजों के साथ में प्रूफ होगा। विजय कौशिक जी, सीधा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है, बीच में और ऐसा तीसरा घटक दल भी एक तमाम है जो ना इधर है ना उधर है, लेकिन विपक्षी आप लोग जो इन तमाम प्रकार के दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं रहे, ये भी विपक्षी एकता पे एक सवाल खड़ा करता है कि साहब कम से कम आप उन्हें जोड़ लेते हैं। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, सत्ता में रहने के बाद में एक अलग असर होता है, एक अलग माहौल होता है जी। भाजपा उसका फायदा ले रही है, हमें मालूम है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ हमारे ही सहयोगी हमारे साथ दगा कर दें,
उसका भी हमें कोई आपको एहसास है इस बात का? एहसास नहीं है। सुनिए, आपको हमारा एहसास है मुद्दा विजय इस कौशिक जी की देश कल के- आपसे कुछ दगा हो सकता है? सुनिए ना, जी। मेरी बात सुनिए। हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे और आपके साथी दगा दे जाएंगे आपको। हमें पूरी उम्मीद है जी। कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम करेंगे। जी और मेन मुख्य बात यही है, जिसके अंदर ये काबिलियत है कि जी। वो जिस देश की संविधान की आत्मा को सहेज कर रख सकता है, ठीक है। और देश की जनता के लिए काम कर सकता है, उसको उपराष्ट्रपति बनने का गोपाल मौका कृष्ण जी, मिलना चाहिए। आप उनके खेमे में भी कहीं ना कहीं मतलब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा दगा देने वाली स्थिति में उनके वोट भी आप खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? देखिए, हम तो ज्यादा से ज्यादा जी। लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा के की जो अध्यक्ष की जो चेयरमैन की जो पद है जी। वो नॉन पॉलिटिकल भी है, उसको राज्यसभा भी चलाना है। हम तो कांग्रेस से, अपोजिशन से सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, डिबेट पार्लियामेंट में डिबेट होने दो। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप उसको- सरकार में इसका फायदा उठा रहे हैं, आप वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। क्या फायदा उठा रहे हैं? आप अगर उनके हम उनके हमारे उनके सहयोगी दलों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं आप। खींचने की, तो ये खींचने की कोशिश क्या करना है? अगर जी। ये कैंडिडेट के अपने परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते, जी। उसको जीतने के ऐसे कैंडिडेट लेके आते हैं जिनके के ऊपर ऐसे इस तरह के परसेप्शंस उनके रॉन्ग है, जिनके कारनामे को पूरी तरह से एक्सपोज करके हम लोग बता रहे हैं जी। कि उन्होंने किस तरह से देश के हित को ध्यान में नहीं रखा, तो अल्टीमेटली उसके कारण लोग हमारे साथ आते हैं। जी। और हम तो कहते हैं कि जब ये पार्टी से ऊपर उठ के ही वोटिंग करनी चाहिए। हम तो यूनानिमस की बात कर रहे थे, इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, चेयरमैन को कंसेंसस से बनाना चाहिए। ठीक है। क्यों इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया? ये केवल जी। पार्लियामेंट में एक फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रिक्शन भी आइडियोलॉजिकली। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, बिल्कुल संक्षेप में, समय लगभग खत्म हो गया। आप जो घर की बात कर रहे थे, किसका घर बचा रहेगा, तो विजय कौशिक जी तो संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे लोग कुछ चले जाएं। संक्षेप में जवाब विजय त्रिवेदी जी। नहीं, विजय जी जानते ही होंगे, उसमें क्यों शक आप कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन पिछले 20 साल का जी। सबसे करीब का कॉन्टेस्ट है, जिसमें विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में था। उसके बाद भी विजय जी को पता होगा, मुझे नहीं पता, कि विपक्ष के नेता भी इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हिंदुस्तान में नहीं है, जी। नहीं रहे, कल होंगे तो होंगे। लेकिन तो किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ने की? सबसे हाँ। करीब का है, मतलब इतना डिस्टेंस जो आपको लग रहा है कि 100 वोट का फर्क है, ये पिछले 20 साल में सबसे कम फर्क है। मतलब बड़ा कड़ा मुकाबला विपक्ष दे सकता था, जी। सरकार को एक परेशान भी कर सकता था। और जो आपने जिक्र किया कि दूसरे दल जो एनडीए और यूपीए में नहीं है, उनको अपने साथ रख सकते थे। लेकिन विजय जी तो कह रहे हैं अभी अपने घर की चिंता भी उनको हो रही है। जी, तो ये तो अपने मेरी आप में एक शुभकामनाएं समस्या है। और हैं। आपने भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया कि जिस समय बहुत पार्टी को अपना एक तरीके से एकजुटता चाहिए, लीडर को चाहिए कि वो रहे, वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।